एक निर्जन द्वीप पर जेन, जो जीवन रक्षक जैकेट पहने हुए समुद्र तट पर पड़ी थी, अचानक होश में आए। उसकी आंखें खुलीं और उसने देखा कि उसका दोस्त ब्रैड भी पास में बेहोश पड़ा है। जब उसने देखा तो ब्रैड के पेट में एक कोरल का टुकड़ा धंसा हुआ था। जेन ने डरते हुए मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने जल्दी से अपना बैग और लाइफ जैकेट उतारी और ब्रैड को पानी से दूर खींच लिया। फिर उसने कोरल का टुकड़ा सावधानी से निकाला और अपने दुपट्टे से उसके घाव को दबा दिया। जेन जंगल की ओर भागी और एक नारियल ढूंढने लगी। उसने नारियल को एक पत्थर से तोड़ा और जल्दी से ब्रैड के पास लौट आए। उसने नारियल का पानी ब्रैड के मुंह में डाला, लेकिन अफसोस, वो अब नहीं बचा था। जेन ने अपना दोस्त खो दिया था। उसने फिर द्वीप के चारों ओर घूमते हुए वो वापस उस स्थान पर आई जहां वो पहले थी। फिर उसने जंगल में प्रवेश किया और एक साफ जगह पर पहुंची जहां पेड़ से लटका एक बैग और कूलर नजर आया। जेन ने उम्मीद जताई कि शायद कोई और यहाँ है, लेकिन जब उसने कूलर और बैग को खोला, बहुत पुरानी दवाइयाँ थीं। जेन समझ गई कि जो भी पहले यहाँ था वो बहुत पहले चला गया था। कुछ बोतलें कोका कोला की भी मिली, लेकिन जेन ने उन्हें छोड़ दिया। फिर उसे एक थमस और एक छोटा धातु का डिब्बा मिला। डिब्बे में ताश के पत्ते, माचिस और कुछ और सामान था। जेन ने एक तंबू भी देखा जो लगता था कि लंबे समय से किसी ने नहीं इस्तेमाल किया था। तंबू के पास एक बैकपैक था जिसमें एक पुराना गेम बॉय, टेडी बियर, एक किताब और एक कार रेडियो था। जेन फिर से समुद्र तट पर लौटी। उसने ब्रैड को ढकने के लिए कुछ पत्तियां इकट्ठी की और चारों ओर देखा। उसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं दिख रही थी। उस रात मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जेन ने पत्तियों के नीचे शरण ली। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो उसने समुद्र तट पर कुछ छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन तभी उसकी नज़र एक मृत शार्क पर पड़ी जो दो हिस्सों में बंटी हुई थी और उसके शरीर पर गहरे निशान थे। मछलियों को साफ करने के लिए जेन ने एक सपाट पत्थर को चाकू की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था और वह जल्दी ही थक गई। निराश होकर वह कूलर के पास वापस लौट आई और अपनी डायरी खोली, लेकिन पाया कि पानी ने सारी स्याही को मिटा दिया था। फिर उसे जनी और ब्रैड की एक पुरानी तस्वीर मिली। जंगल में उसने देखा कि यह एक और समाधि स्थल था जहां 3 लोगों को दफनाया गया था। ये देखकर जेन डर गई और फिर समुद्र तट पर लौट आए। वहां उसने ब्रैड का शरीर देखा जो अब बुरी तरह से सड़ चुका था, और फिर ब्रैड के शरीर को जंगल के पास ले जाकर एक उथली कब्र खोदी। लकड़ी के एक टुकड़े पर ब्रैड के नाम का पहला अक्षर लिखा ताकि उसे याद रखा जा सके। उसने रात के खाने के लिए मछली को भूनने का फैसला किया और वहीं समुद्र के किनारे अपनी पहली रात बिताई। अगले दिन वो और भी संसाधन खोजने के लिए समुद्र तट पर चली गई। उसे दूर एक चीज दिखाई दी जिसे देख वह हैरान रह गई। ये ब्रैड का शरीर था जो उसकी कब्र से निकाला जा चुका था और अब वो खून से सना हुआ और घसीटते हुए कहीं ले जाया गया था। तुरंत लकड़ी के एक टुकड़े को तेज करके उसका एक भाला बना लिया। रात हो गई और जेन अब पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। वो डर रही थी कि जो भी ब्रैड के शरीर को खींच कर ले गया था वो अब उसका पीछा कर सकता था। लेकिन रात शांति से निकल गई और अगली सुबह सब कुछ शांत था। तभी जेन को दूर कुछ दिखा। उसने तैरकर उस तक पहुंचने का फैसला किया। वो एक बाल्टी और सूटकेस तक पहुंची। फिर वो और गहराई तक खोज करने के लिए समंदर में डुबकी लगाए। समुद्र के नीचे एक अंधेरा छेद दिखा जो उसे और उत्सुक बना दिया। जेन ने बाल्टी और बॉक्स को समुद्र तट पर लाकर खोला। द्वीप पर अपनी तीसरी रात बिताते हुए धातु के बक्से को फिर से खोला, लेकिन एक गुप्त कंपार्टमेंट में कुछ तस्वीरें छिपी हुई थीं। तभी उसे आसमान में विमान की आवाज़ सुनाई दी। वह तेजी से फ्लेयर को निकालने के लिए दौड़ी और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन पहले प्रयास में वह विफल रही। फिर से कोशिश करने पर फ्लेयर जल उठा और आकाश में चमकने लगा, लेकिन जैसे ही फ्लेयर की रोशनी दूर चली गई, उसने देखा कि एक डरावना रूप वाला मानव राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। जेन घबराई और तुरंत अपनी जगह छोड़कर भागी। वो छिपने के लिए एक जगह ढूंढने लगी। पत्तों की सरसराहट और कदमों की आवाज़ सुनते हुए वह तब तक छिपी रही जब तक राक्षस दूर नहीं चला गया। अगली सुबह जेन वापस समुद्र तट पर आई और फिर से उन 4 तस्वीरों को देखा। वह देखती है कि ये तस्वीरें एक परिवार की हैं और आखिरी तस्वीर में एक महिला पेड़ के पास एक बैग पकड़े हुए दिखाई देती है। जेन ने फिर चमकते हुए बिंदु देखे और सोचा कि क्या करना चाहिए। उसने ब्रैड की लाइफ जैकेट को सूटकेस में डालकर एक अस्थायी बेड़ा बनाने की कोशिश की। वो सूटकेस को समुद्र में ले जाकर उस पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद सूटकेस उसका वजन नहीं सहन कर पाता और वह इसे फेंक देती है। उस रात जेन ने खोखले पेड़ के नीचे सोने का फैसला किया। उसने अपने हथियार को पास रखा ताकि अगर राक्षस वापस आए तो वह खुद को बचा सके। जेन सो रही थी जब अचानक उसे राक्षस के आने की आवाज़ सुनाई दी। राक्षस जब पास आया तो जेन ने सोचा कि उसे अपनी स्थिति बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आतंक धीरे धीरे शांत हो गया। अगले दिन जब जेन ने अपने जाल से बाहर निकली तो उसने समुद्र तट पर कुछ छोटी मछलियां पकड़ी। उसे अपने चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस रात जेन ने अब उस जगह पर छिपना शुरू किया जहां लटकती हुई शार्क उसकी दृष्टि रेखा के भीतर थी। थोड़ी देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो शार्क पहले ही गायब हो चुकी थी। जेन ने रस्सियों की जांच की और अपने हथियार को तेज करते हुए एक बार फिर देखा कि पानी में कुछ तैर रहा था। वो करीब जाकर देखकर हैरान रह गई।
यह आधे में कटा हुआ एक व्यक्ति था जिसकी विकृत शक्ल उसे दहशत में डाल रही थी। जेन ने उसी तरह उस व्यक्ति को लटका दिया जैसे उसने शार्क के साथ किया था। उस रात जेन अपने छिपने के स्थान पर बैठी थी जब उसने देखा कि राक्षस उस शव को नीचे गिराता है और उसे समुद्र में ले जा रहा है। उसे आसमान में एक विमान की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी इस सवाल पर था कि क्या करना है। तभी अचानक राक्षस के पैर उसकी ओर बढ़ते दिखे। जेन ने शांत रहने की पूरी कोशिश की और जब तक राक्षस वहां से चला नहीं गया तब तक वो चुप रही। अगली सुबह उसने पेड़ों में एक उच्च जाल तैयार किया ताकि वह बिना देखे आराम कर सके, लेकिन वह रात फिर से खतरनाक हो गई। मौसम बदलने लगा और बिजली की चमक के साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ तेज हो गई। जेन को राक्षस पास में आता सुनाई दिया। जब बिजली चमकी तो उसने प्राणी को देखा जो दुर्भाग्य से उसे भी देख चुका था। वो जल्दी से जाल में लेट गई और जब राक्षस निकट आया तो उसकी सांस तेज हो गई। राक्षस जाल खींचता है और जेन जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वह जल्दी से उठकर भागने में सफल हो जाती है। जानवर उसे पकड़ने के लिए भागता है और समुद्र तट की ओर भागता रहता है। जेन तेज दौड़ती है और राक्षस फिर से पानी में कूद जाता है। अब जेन राक्षस के सामने खड़ी थी। जैसे ही वो उबड़ खाबड़ पानी में संघर्ष करती तो राक्षस पहले ही गायब हो चुका था। अब घायल और डरी हुई जेन किसी तरह जंगल की ओर वापस लौटी। सुबह के समय जेन समुद्र तट पर गई अपने घावों को धोने के लिए। उसे यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ अकेली नहीं थी। बेड़ा जो धीरे धीरे समुद्र के पार जा रहा था। जेन को लगा कि वो सपना देख रही है। वो तुरंत पानी में कूद पड़ी और बेड़ा की ओर तैरने लगी। जब वो उस बेड़े तक पहुंची तो उसकी आंखों ने जो देखा वहां उसका प्रेमी लुकास और उसकी दोस्त मिया। दोनों को देखकर जेन का दिल भर आया और वह तुरंत लुकास की बाहों में गिर पड़ी। लुकास ने उसे आश्वस्त किया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद जेन ने लुकास और मिया के लिए नाश्ता तैयार किया। वे द्वीप की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जेन ने उन्हें पानी के नीचे छुपे खतरों के बारे में आगाह किया। लुकास ने उसे शांत होने के लिए कहा। जेन ने उन्हें समुद्री राक्षस और समुद्र तल में एक ब्लैक होल के बारे में बताया जहां वह अपने शिकार को खींचकर ले जाता था। अब जेन को समझ में आया कि शायद इस पर विश्वास करना उनके लिए आसान नहीं था। जेन ने गहरी सांस ली और अपने दोस्त मिया और लुकास को वह सब कुछ बताया जो उसने उन दिनों में महसूस किया था। लुकास और मिया ने जेन से कहा कि वह थोड़ा शांति से सोचे और यह इंतजार करें कि शायद कोई और द्वीप पर आए, लेकिन जेन जानती थी कि उसके प्रेमी ब्रैड का क्या हुआ था और राक्षस ने उसके शरीर को समुद्र में खींच लिया था। दोनों दोस्त समुद्र के शांत पानी को देख रहे थे और मिया ने बताया कि वह अकेले इस विशाल महासागर के बीच डर में महसूस कर रही थी। उसे लगा कि हर दिन वह आखिरी दिन हो सकता है। जेन ने मिया से कहा कि समुद्र में राक्षस से कहीं ज्यादा बेड़ा पर रहना सुरक्षित था, लेकिन मिया इससे सहमत नहीं थी। लुकास भी कुछ दिनों से डरा हुआ था और पानी में लौटने के लिए उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर जेन ने सोचा कि रात होने से पहले वो द्वीप छोड़ सकती है। उसने कहा कि अगर वे पश्चिम की ओर जाएंगे तो शायद वे किसी ऐसे इलाके में पहुंच सकते हैं जहां विमान उड़ते हैं और हो सकता है कि वहां लोग हों। लुकास ने उसे एक जेब चाकू दिया ताकि वह ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा कर सके। जब जेन ने चाकू को खोला तो उसने उस पर लाल तरल देखा। ये देखकर उसे समझ में आया कि बेड़ा पर कुछ गलत हुआ था और लुकास और मिया उससे सच छिपा रहे थे। अकेले खाना इकट्ठा करने के बाद जेन वापस अपने दोस्तों के पास आए। वह देख सकती थी कि लुकास और मिया कुछ अजीब तरीके से लड़खड़ा रहे थे। दोनों ने कहा कि वे अब तैरने के लिए बहुत थक चुके हैं और इसके बाद उन्होंने जेन से कहा कि अब उन्हें द्वीप पर रहने वाले राक्षस से ज्यादा खुले समुद्र में बेड़ा पर तैरना खतरनाक नहीं लग रहा। लेकिन जेन के मन में अब सवाल था कि क्या वे सच में उसे पूरी सच्चाई बता रहे थे। समुद्र तट पर आग जलाने और विमानों का इंतजार करने का सुझाव देने पर जेन ने अपने दोस्तों को समझाने की पूरी कोशिश की कि वे कहीं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन लुकास जाने से मना कर दिया। जेन को लगा कि अगर वे नहीं जाएंगे तो वह खुद ही पानी में तैरकर भागने का फैसला करेगी। वो बहुत सोच समझकर एक योजना बनाती है और अपने पास की जरूरी चीज़ों को एक कंटेनर में रखकर पानी में इन्फ्लेटेबल बेड़ा लॉन्च करती है। जब लुकास और मिया को इस बारे में पता चलता है तो वे उसे रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं। जेन उनसे काफ़ी दूर जाने की कोशिश करती है और मिया को कई बार धक्का देती है, लेकिन मिया जेन को रोकने के लिए एक भारी पत्थर से उसके सिर पर वार करती है। जेन को जब होश आता है तो वह पाती है कि उसे एक पेड़ से बांध दिया गया है। मिया उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि द्वीप अब सुरक्षित है, लेकिन जेन किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मिया फिर भी समुद्र के राक्षसों की बातों पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि जेन ने हमेशा अपने करीबी लोगों से झूठ बोला है। जंगल में टहलने के बाद लुकास भी लड़कियों के पास आता है और बताता है कि उसे जंगल में कोई राक्षस नहीं मिला, लेकिन जेन परेशान थी और यह कहती है कि राक्षस समुद्र में है, न कि जंगल में। मिया समुद्र तट पर अकेले टहलने जाते हैं। वहीं रेत में मछली के कटे फटे अवशेष मिलते हैं, जिससे मिया घबराती है। लुकास पहले तो अपनी प्रेमिका को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि उसे अब तक की स्थिति में मजा आ रहा था, जबकि जेन खुश नहीं थी। जेन की कोशिशों के बावजूद लुकास उसे फिर से अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वह जेन से कहता है कि वह अकेले द्वीप छोड़ने में असफल हो जाएगी और उसे हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन जेन अब हार मानने वाली नहीं थी। लुकास की बातों से जेन परेशान हो जाती है, लेकिन वह ये जानने का फैसला करती है कि राफ्ट पर क्या हुआ था, खासकर जैक के साथ। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मिया की चीख सुनाई देती है, जो राक्षस से हमला हो रहा था। लुकास बिना सोचे समझे मशाल पकड़कर मिया को बचाने के लिए दौड़ता है, जेन को पेड़ से बांधकर छोड़ता है। वो मशाल से राक्षस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे आसानी से दूर कर देता है। जेन, जो अब खुद को बंधनों से मुक्त कर चुकी थी, अपने दोस्तों की मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन ये सब बहुत देर हो चुका था। राक्षस ने मिया को पानी के नीचे खींच लिया था और वह उसे पकड़कर जंगल के गहरे हिस्से में ले जाता है। ये द्वीप पर उनका अब तक का 9वां दिन था और लुकास अब डरता था कि नीचे राक्षस उनका इंतजार कर रहा होगा। जेन और लुकास शापित द्वीप से भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में मिया का लापता होना और वह जो कुछ भी हुआ उससे संबंधित अजनबी डर और गम था। जेन ने अपने भाले से कुछ मछलियां पकड़ी और आखिरी माचिस की तीली से खाना पकाया। अब उनकी यात्रा की तैयारी पूरी होने को थी। वे अपने सामान को नाव में लादते हैं और जेन को लगता है कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। लेकिन जैसे ही नाव में बैठकर वे निकलते हैं, जेन की नज़रें नाव के अंदर की लाल तरल से भर गईं, जो शायद जैक का खून था। जेन लुकास को देखती है, लेकिन सच बताने में उसे झिझक होती है। लुकास नाव को तट से दूर ले जाता है और वे पश्चिम की दिशा में बढ़ने लगते हैं। तभी पानी के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखता है और कुछ ही समय बाद समुद्री राक्षस हमला कर देता है। वे नाव में खुद को छुपा लेते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें चारों ओर से घेरने की कोशिश करता है। जेन और लुकास डर के साए में महसूस करते हैं कि यह राक्षस केवल रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी हमला कर सकता है। आखिरकार समुद्री राक्षस बेड़ा के नीचे से टूटकर बाहर आता है और जेन को पकड़ने की कोशिश करता है। लुकास अपनी फ्लेयर गन से राक्षस के सिर पर गोली चलाता है और भाले से उसे पानी में धकेल देता है। हालांकि बेड़ा में एक छेद हो जाता है और पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। राक्षस जेन को पानी के नीचे खींच लेता है। वो शार्क और इंसान का एक खतरनाक मिश्रण लगता है और उसे धीरे धीरे समुद्र के गहरे छेद की ओर खींचता है। जेन जेब चाकू को याद करती है और उसे राक्षस पर वार करती है, जिससे वह घायल हो जाता है और काले तरल से खून बहने लगता है। लेकिन राक्षस ने लुकास को देख लिया और उसे पकड़ लिया, लेकिन राक्षस उसे भी अपने साथ खींच लेता है। जेन अपने दोस्तों को खो चुकी थी और अब अकेले द्वीप पर बचने की कोशिश कर रही थी। लुकास और मिया को खोने के बाद वह अपनी स्थिति को समझने के लिए कोशिश करती है। उसने अपने आखिरी संदेश को अपनी डायरी में लिखा, जिससे वह उम्मीद करती थी कि भविष्य में किसी और को मदद मिलेगी जो यहाँ फंसा हो। जेन अब अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी योजनाओं को लागू करना शुरू किया। उसने पेड़ों की शाखाओं को तेज किया, हड्डियों का उपयोग किया और राक्षस के खिलाफ युद्ध के लिए हथियार तैयार किए। जब राक्षस वापस शिकार करने के लिए आया, जेन ने उसे एक जाल में फंसा लिया और आग से उसे घेर दिया। राक्षस ने भागने की कोशिश की, लेकिन जेन ने उसे फिर से हमला किया। लड़ाई भयंकर थी। राक्षस ने जेन को दूर फेंक दिया, लेकिन जेन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने एक बार फिर भाले से हमला किया और थोड़ी देर बाद राक्षस ने उसे पकड़ लिया और उसे कुचलने की कोशिश की। जेन ने कड़ी मेहनत से उस पर वार किया और अंततः राक्षस को घायल कर दिया। जब वह राक्षस अपने अंतिम संघर्ष में जेन का पीछा करता हुआ किनारे तक पहुंचा, जेन ने उसकी ताकत को कमजोर किया और अंत में उसे मार डाला। उसने राक्षस के शरीर को अलग किया और उसका सिर लेकर रैफ्ट की ओर चल पड़ी। जेन को विश्वास था कि अब वह जीवित रहकर वहां से बच सकती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। हिंदी सिनेमा रिकैप्स पर और सिनेमा के सफर में हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहें।